आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और स्काइप पे ज्वाइन किया है हमें ज़र्रार खोड़ो ने। एक शेर आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि हज़ार दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, जिसे गुरूर हो आए मुझे शिकार करे। 2016 की बात है। जो एसएसपी मलीर हैं राव मोहम्मद अनवार, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो उस वक्त तक 150 से ज़ायद पुलिस मुकाबले कर चुके हैं और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस, संगीन जराइम में मुलव्वस सैकड़ों मुलजिमों को कैफर किरदार तक पहुंचा चुके हैं। राव अनवार को उस वक्त तक 35 साल कैरियर में बहुत सारी इंक्वायरियों का सामना करना पड़ा और हर इंक्वायरी में वो बरी कर दिए गए। आज इसी तरह का एक और फ़ैसला जो है हमारे सामने आया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, जिसमें राव अनवार समेत 25 अहलकारों को नकीबुल्लाह महसूद और दीगर 3 नौजवानों के कत्ल के इल्ज़ाम में नामज़द किया गया था, अदालत ने इनमें से 18 को बरी कर दिया है। 7 मफरूर मुलजिमों के बारे में कहा गया है कि उनका फ़ैसला उनकी गिरफ़्तारी के बाद सुनाया जाएगा। फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि नकीबुल्लाह का अगवा और जाए वक़ू पर उनका कत्ल साबित ज़रूर हुआ है। उन पर दहशतगर्दी की FIRs चूँकि बाद में चैलेंज नहीं की गई, इसलिए साबित ये होता है कि वो बेगुनाह थे। ताहम अदालत ने क़ानूनी और तकनीकी बुनियादों पे इस मामले का तफसीली जायज़ा लिया। इससे साबित नहीं होता कि नामज़द मुलज़िमान इस कत्ल में मुलव्वस थे। नाकाफ़ी शवाहिद सामने आए हैं। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है, मुख्तसर फ़ैसले में, कि जियो फेंसिंग जो है वो और जो कॉल रिकॉर्ड है उससे भी बिलखुसूस राव अनवार की मौजूदगी जाए वारदात पे साबित नहीं हो रही है। अलबत्ता यहाँ एक मुश्किल ये है कि मैंने जो रिपोर्टें पढ़ी हैं उसके मुताबिक दिसंबर 2021 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे इस केस के SSP डॉक्टर रिजवान अहमद, उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को बताया था कि जियो फेंसिंग और कॉल डेटा से साबित होता है कि राव अनवार जाए वारदात पे सुबह 2:45 बजे से 5:30 बजे तक मौजूद थे। नकीबुल्लाह और उनके 3 साथियों को 13 जनवरी 2018 को हलाक किया गया था। SSP मलीर राव अनवार ने उस दिन दावा किया था कि इनका ताल्लुक़ दाइश और लश्कर जंगवी से था। बाद में JIT ने उनके इस दावे को मुस्तरद कर दिया था। जनवरी 2019 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्लाह के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और असला रखने के इल्ज़ाम में दायर 5 FIRs खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका सो मोटो नोटिस लिया था। अब हम ये जो प्रोग्राम का आधा हिस्सा है इसी वाक़े के बारे में इस पे गुफ्तगू में गुजारेंगे। शाहज़ेब जिलानी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं तस्वीर का दूसरा रुख पेश करूं, जो ख़ुद राव अनवार जो है वो अपने आप को कैसे देखते हैं, जिस सूबे में हम रहते हैं उसकी सियासी क़यादत जो है वो उन्हें एक बहादुर पुलिस ऑफिसर के तौर पे बयान करती है। वो ये कहते हैं कि MQM के ख़िलाफ़ 90s में इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, इन्होंने टारगेट किलर्स को मारा। ख़ुद राव अनवार ये कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े दहशतगर्दों को मारा, मैंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। और इसकी जो अक्कासी है वो उन्होंने आज जब वो कोर्ट से फ़ैसला उनको मिला तो उन्होंने ख़ुद भी उसका इजहार कुछ इस तरह किया। झूठा केस आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए, उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्लाह था ही नहीं, उसका नाम नसीम, उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया और उसके अब हमारे पास ओरिजिनल
आईडी कार्ड है जिसकी हमने कॉपी भी दी। वो एक वांटेड आदमी था जिसकी 2016 में जिसको इश्तिहारी किया गया, इश्तिहार है, लेकिन ये ज़बरदस्ती की गई थी, ज्यादती की, इस मुल्क का नुकसान किया, इस शहर का नुकसान किया। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं चाहूँगा कि मैं इस शहर की जो मेरा 1 साल बाकी है उसकी वो मुझे मिले और मैं इस शहर की फिर खिदमत करूँगा। मैंने बहुत खिदमत की है, मैंने बहुत सारे लोगों की को निजात दिलाई है जालिम लोगों से, और मैं उन जालिमों से जब तक मेरे में सांस है मैं लड़ता रहूँगा। तो वो सब ना सिर्फ सियासी सरपरस्ती थी बल्कि अस्करी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मुल्क में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थी कबायली इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ से बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि जहाज़ों में बंदों को पकड़ के लाया जाता था, फिर उनकी लाशें जो हैं यहाँ कभी सुपर हाईवे पे कभी इधर से मिलती थी। तो अगर ऐसा है, अगर ये सच है, अगर उन्होंने रियासत की खिदमत की है तो फिर जाहिर है कि रियासत उनका था। और उसके अवज़ जो है ये भी बताया गया है कि इसका सबूत, अगर आप इजाजत दें, इसका सबूत आपको उसी दिन मिल गया था। आपको याद है कि पहले ये फरार थे और फिर कोर्ट ने गुजारिश की थी कि बराए मेहरबानी राव अनवार साहब अगर आप पेश हो जाएं तो क्या बात होगी। जी, आपको याद है पेश हुए थे? याद है किस तरह पेश हुए थे? शायद उसकी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे बैकडोर से, बल्कि इस पूरे अरसे में वो एक दिन भी जेल नहीं गए। अच्छा, और पूरे 5 साल के मलीर कैंट में उन्हें एक घर में रखा गया जिसे सब जेल करार दिया गया। ये भी उससे अंदाजा होता है। तो देखिए यहाँ पर बेवकूफ कौन है? बेवकूफ हम हैं, बेवकूफ हम ही हैं, क्योंकि मैं ख्याल कितने साल हो गए हैं यार इस केस को उठाए हुए? 5 सालों तक इस केस को उठाए रखा है हमने हमने अपनी बात नहीं करा, पूरी मीडिया ने, पूरी सिविल सोसाइटी ने, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि वो 25 तारीख से एहतजाज करेंगे। ठीक है, कर लें, होना कुछ नहीं है, क्योंकि ये केस उसी दिन डिसाइड हो गया था जब ये पीछे के दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा ज़रार, तुमने एक बात की कि हम बेवकूफ़ हैं और हम बेवकूफ़ बने हैं। मेरा ख्याल है कि हम तो खैर बने ही बने हैं। मैं यहाँ तवज्जो दिलाना चाहूँगा नकीबुल्लाह महसूद के वालिद मोहम्मद ख़ान, जिनकी कैंसर से बाद हो गई इस मुकदमे के फ़ैसले से पहले। आज मुझे याद आ रहा है कि वो हमारे एक प्रोग्राम में यहाँ आए थे और उन्होंने जिस यकीन के साथ रियासत पे इंसाफ की डिलीवरी के लिए एतमाद का इजहार किया था, आज मुझे लग रहा है कि सबसे बड़े बेवकूफ़, मैं नहीं अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता, मरहूम है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन सबसे बड़े शायद वो आज जहाँ भी हैं वो हम सबसे ज़्यादा रंजीदा और शर्मिंदा होंगे। उन्होंने क्या कहा था हमारे इस प्रोग्राम में, उसकी एक झलक सुनिए। चीफ जस्टिस ने बोला चाहिए कौम का बच्चा इंसाफ तुमको मिल सकता है। वज़ीर आज़म चीफ आर्मी स्टाफ आया है, मैंने नहीं बुलाया, हम इतना बड़ा आदमी नहीं है, वो खुद आया है मेरे घर में। उसने बोला चाहिए आप कितना परेशान है ना कि बोला के साथ, याद दो, ये कहा तो उसका एक मैंने उसको बोला चाहिए हम परेशान नहीं। बोलता चाहिए क्यों परेशान है? उसको मैंने बोला जब 22 करोड़ आवाम इस पर रोता है, ये 22 करोड़ मर्द औरत ऐसा बोलता है ये हमारा बच्चा है, कि जितना 22 करोड़ परेशान है इतना हमें, इसमें से ज़्यादा नहीं। फिर उसने बोला चाहे याद रखो अकेला हम इंसाफ देगा। उसको मैंने बोला तुम ये वादा है? बोलता चाहे हाँ, मैंने ये याद रखा है। चाहे वो दूसरा रखा है, मैंने उसको बोला है चाहे पक्का मैंने ये रखा है। इस पर हमने दुआ किया। बाद वो गया है मसूद ख्वाम जरगा, बहुत ज़्यादा जरगा बाहर तो बैठ सकते हैं, वो जरगे को वो ये बात उसने की है। मेरी ये बात, ये वादे, ये मेरे साथ नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम के साथ है। इस पर हम मुतमईन है जब 22 करोड़ आवाम का साथ उसने वादा किया, ये ऐसा छुपा के पाँव पर नीचे दबाएगा नहीं, ये सामने भी 22 करोड़ को बताता है कि ये इंसाफ का रास्ता है, ये हमारे इंसाफ है। ये बड़े का चीफ जस्टिस से ऊपर बड़े आदमी दो रहे, चीफ आर्मी स्टाफ से बड़ा आदमी वो रहे, वज़ीर आज़म से बड़ा आदमी वो रहे।
इन साहब का इंतकाल 2019 में हो गया था कैंसर से। ये शुक्र है कि आज का फ़ैसला नहीं सुन सकते, ना ये मंज़र देख सकते हैं। इनके जो वकील हैं, कई वकील हैं, उनमें से जो सरकर्दा वकील है जबरान नासिर, आज उन्होंने इस फ़ैसले पे तबसरा करते हुए कहा, आज आपको पता है कि मुल्क गिर कौमी सतह पे बिजली का भी आउटेज हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बिजली से इंसाफ तक पाकिस्तान में हर चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है। उन्होंने इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप इजाजत दें, मैं बस एक बात करना चाह रहा हूँ मुख्तसर सी। जिस दिन नकीबुल्लाह के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो अब उनके मुंह पर ये कहना बात बहुत मुश्किल थी, लेकिन हम बार बार उनसे ये पूछने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था शायद दिल में, अगर हम माने या ना माने, कि अंजाम क्या होना है। तो बार बार उनसे पूछा कि जी आपको क्या बोला गया है, आपको क्या एश्योरेंस मिली। उसके जवाब में उन्होंने ये जो क्लिप आपने अभी चलाया था, तो जब उन्होंने मेरा हाथ थामा तो कसम से यार 2 सेकंड के लिए ना मुझे भी लगा कि यार हो सकता है इस बार इंसाफ मिलेगा, हो सकता है। मैं शुक्र करता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि वो ये दिन नहीं देख पाए। उम्मीद करता हूं कि इस वक्त वो ऐसी जगह में होंगे जहां पे ऐसी छोटी चीजें उनको परेशान नहीं करेंगी। लेकिन एक तो कैंसर है जिसने उनकी जान ली, और दूसरा कैंसर है जो इस मुल्क को खाया जा रहा है, और वो है जुल्म का कैंसर, नाइंसाफी का कैंसर। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। नाजिम जोखियो के कातिल रिहा, शाहरुख जतोई रिहा, राव अनवार रिहा, कंदील बलोच के भाई जिसने उसका कत्ल किया था उसको माफ कर दिया गया। बचा कौन? जाकिर जाफर। मेरा तो ख्याल है कि उसको भी रिहा कर देते हैं यार। एक बंदे को क्यों हमने पकड़ा हुआ है, फिर किसी को भी पकड़ने की क्या जरूरत। हम मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इन 5 सालों में इस मुकदमे को बहुत करीब से देखा है, और कुछ चीज़ें जो उन्हें मालूम है शायद हमें नहीं मालूम। तो मजहर साहब आप बताइए। देखिए मुसत, ये होना ही था। पहले राव अनवार को ले लेते हैं। राव अनवार को मैं 90 की दहाई से जानता हूँ, जब वो गुलशन इकबाल में गालिबन ASI थे, उस वक्त से जानता हूँ। एक मरतबा मैंने IG सिंध थे अफजल शिगरी साहब, उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि राव अनवार बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है, आप उसको जो भी काम असाइन करते हैं वो एहसन तरीके से कानूनी अंदाज में वो करता है। फिर वही अफजल शिगरी थे, उन्होंने कहा राव अनवार जैसे और भी पुलिस ऑफिसर थे सिंध में और कराची में सर्व करते थे। फिर 90s आया, इन सारे पुलिस ऑफिसर को एक टास्क दिया गया, और वो टास्क ये था कि चूँकि अदालतों में फ़ैसले नहीं हो रहे और अदालतों में गवाह नहीं पेश होते, ये वो ज़माना था जब MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था, तो क्यों ना रियासत जो है, उन्होंने कहा रियासती सतह पर ये फ़ैसला हुआ था कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहला ऑपरेशन था जो 95 में हुआ। पहले तो एक 92 में हुआ था मिलिट्री ऑपरेशन, फिर जनरल वहीद जब आर्मी चीफ बने तो उन्होंने फ़ौज को विड्रॉ कर लिया। 95 में अफजल शिगरी के बकौल रियासती सतह पर यह फैसला हुआ कि एक्स्ट्रा जुडिशली ही हम इन लोगों को ख़त्म कर सकते हैं, और पाकिस्तान के बहुत से अखबारात ने, बहुत से दानिश्वरों ने उस ऑपरेशन को एक आइडियल ऑपरेशन करार दिया, जिसमें लोगों को, मिलिटेंट्स भी थे उसमें और बहुत से MQM के इनोसेंट लड़के भी थे जो मारे गए, और कई 100 लड़के मारे गए जिनको कहा गया कि ये MQM के मिलिटेंट्स हैं। ज़ाहिर है उनमें से बहुत से मिलिटेंट्स भी थे, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशली मारे गए। और उस एक्स्ट्रा जुडिशल ऑपरेशन में ये कोई 12 से 14 पुलिस ऑफिसर थे जिनको ये टास्क दिया गया था, क्योंकि 92 के ऑपरेशन में भी यही ऑफिसर्स थे। इन्हीं में बहुत से पुलिस वाले थे, उनमें कुछ पुलिस वाले मारे भी गए, जैसे बहादुर अली मारा गया। लेकिन बहुत से पुलिस ऑफिसर थे जो इस तरीके से मारते थे, इस तरीके से पहले गिरफ्तार किया करते थे। जैसे चौधरी असलम के बारे में कहा जाता है कि वो पहले गिरफ्तार करते थे, फिर उन पर रिवॉर्ड बनी रखी जाती थी और फिर उनको एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिया जाता था। और भी ऐसे पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा, लेकिन उनमें से बेशतर मजहर जो हैं, जो 11, 12, 13, 14 पुलिस अफसर थे, उनमें से बेशतर
या तो बैरून मुल्क चले गए या फिर उनकी भी टारगेट किलिंग हो गई, ये भी हम जानते हैं। 2-3 जो है वो सरवाइव कर गए थे। इनमें जो द ग्रेट सर्वाइवलिस्ट जो है वो हैं राव अनवार, जो कि जिनका जो कैरियर अगर मैं देखूं तो आधे से ज़्यादा कैरियर जो है मलीर और गडाब के इलाके में है, जहां बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, रेती बजरी का कारोबार है। इन्हीं के कुलीग थे SP नियाज खोसा, उन्होंने इनकी बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जो है जायदादों वगैरह का चैलेंज किया था अदालत में। नोटिस के बाद उस का केस की एक भी समाअत सामने नहीं आई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राव अनवार जो हैं वो सबके साथी, सबके दोस्त, सबकी आंखों के तारे, इस्टेब्लिशमेंट से लेके सियासतदानों तक, क्या गीदड़ सिंगी है इनमें कि ये हर चीज़ से बच निकलते हैं? देखें वसत, अच्छा और एक मिनट, ये हमें हुक्म मिला है ब्रेक का। ये सवाल महफूज अपने जहन में और ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं इसके जवाब के लिए। वेलकम बैक। मौजूद गुफ्तगू है नकीबुल्लाह महसूद के मुकदमे का फैसला। हाँ, तो मज़हर अब्बास साहब, वो सवाल जो है मैंने बड़ी तफसील से कर दिया था वक्फे से पहले। क्या गीदड़ सिंगी है इस ग्रेट सर्वाइवलिस्ट के पास कि ये हर दाम से बच निकलते हैं? वसत सबसे जो अहम चीज़ थी, एक मरतबा आपको याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जस्टिस नासिर असलम जाहिद, उन्होंने बाकायदा ये बहुत सारे अखबारों में बड़ी हेडलाइंस में छपा था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स के नाम लिए थे कि इनको आइंदा सिंध में ही इनका जो है वो अपॉइंटमेंट ना किया जाए, ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। वो रिटायर हो गए, लेकिन इधर से उधर भी नहीं हुए ये पुलिस ऑफिसर। लेकिन मेरा जो नकीबुल्लाह महसूद क्यों मारा गया? नकीबुल्लाह महसूद इसलिए मारा गया कि मैं फिर वही बात करूं कि शिगरी साहब ने जब ये रियासत ने फैसला किया और नसीरुल्लाह बाबर की सरबराही में वो मीटिंग हुई थी और अफजल शिगरी ने फिर अपना ट्रांसफ़र इस्लामाबाद करवा लिया था, ये कह के कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा था कि ये जो हथियार आप किसी को अगर आपने इस तरह मारना भी है तो कम से कम इसे पॉलिसी का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि जब आप पॉलिसी का हिस्सा बनाएंगे तो बहुत से पुलिस ऑफिसर इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। और वो एक ऐसा ब्लैंकेट जो है वो लाइसेंस मिल गया पुलिस ऑफिसर्स को, जो अल्टीमेटली कहाँ शेकन हुआ जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो का मर्डर हुआ। और उसके बाद भी ये सवाल उठने लगे कि जब आप इस तरह पुलिस को एक लाइसेंस टू किल दे देंगे। और मैंने वसत और ज़र्रार और शाहजेब, मैंने सैकड़ों जुडिशल, क्योंकि हर जुडिशल एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की एक जुडिशल इंक्वायरी होती है, मैंने उस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स देखी हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आखिर में एक लाइन लिखी होती है कि ही वॉज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। और ये मैंने उसमें भी देखी थी जो रेंजर्स के हाथों एक नौजवान मारा गया था, अगर आपको याद है, सरफराज था, उसकी GIT में भी आखिर में ये लिखा था कि ही वॉज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो जब आप इतना ब्लैंकेट पुलिस ऑफिसर्स को लाइसेंस टू किल दे देंगे, तो नकीबुल्लाह महसूद के केस में तो फिर उनके वालिद और उनका ट्राइब और ये खड़े हो गए, तो ये मुकदमा चल भी गया। वरना मुझे बताएं तो कि ये जो इतने जो एक्स्ट्रा जुडिशली लोग मारे गए हैं और उसके बाद बहुत से पुलिस ऑफिसर जो एक्स्ट्रा जुडिशली मारे गए, कोई केस आपको कहीं नजर आता है किसी अदालत में इनका? ना पुलिस ऑफिसर जो मारे गए उनके केसेस चले, ना जो दूसरे लोग मारे गए उनके केसेस चले, और फाइल बंद कर दी गई। मीर मुर्तज़ा भुट्टो का फैसला देख लें, नकीबुल्लाह महसूद का फैसला देख लें। मीर मुर्तज़ा भुट्टो में वो लोग वो भी सब बरी हो गए जो FIR रियासत ने पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के खिलाफ लिखवाई थी, और वो सब भी बरी हो गए। अच्छा मजहर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसी की रोशनी में, कि इस तरह के जो लोग होते हैं, राव अनवार जैसे लोग, देखिए इनका रहना, सर्विस में रहना हर एक के मफाद में है, इसलिए कि तमाम जो डर्टी वर्क है, जो मुख्तलिफ माफियाज हैं या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट हैं या एजेंसियां, ये सबका बार उठाते हैं। तो ये तो मुल्क की सलामती के लिए, जैसे वो कहते हैं ना कि जी तिलोर का शिकार जो है वो हमारी खारजा पॉलिसी का सुतून है,
तो राव अनवार जैसे लोग जो हैं वो हमारी दाखिला पॉलिसी का सुतून है, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, तो इसमें हैरत की क्या बात? बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। आपके यहाँ दो क्लाउड जो है ना, अगर आपने उनका दामन मजबूती से थामे हुआ है तो आप अनटचेबल हैं। एक पॉलिटिकल क्लाउड, एक एस्टैब्लिशमेंट का क्लाउड जी। और राव अनवार ये बात कहते हैं, राव अनवार से मेरी कई मरतबा गुफ्तगू रही है, तो उसने बहुत से ऐसे भी केसेस अपने ऊपर ओन किए हैं जिसमें शायद वो उसका खुद भी का हाथ नहीं था। और हमने बहुत से यहाँ केसेस देखे हैं इस तरह के। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट था। मेरी जब ये केस चल रहा था उस दौरान मेरी अक्सर उससे गुफ्तगू होती रहती थी, तो उसका अपना व्यू ये था कि जो है प्रोसिक्यूशन ने गलत केस बनाया है, और उसमें कहीं ना कहीं वो इल्ज़ाम देता है ईडी ख्वाजा को, जिनसे उसका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो उस वक्त आईजी थे। उन्होंने कहा इसने मेरे खिलाफ वो किए, लेकिन असल चीज़ यही थी कि हमारे यहाँ इस कोर्ट के जजेस, अब सोचे एंटी टेररिज्म कोर्ट में जिस दिन ये फैसला हुआ है, एग्जैक्टली आज से 5 साल पहले उसी दिन ये वाकया हुआ था। सही। और ये पूरे 5 साल कंप्लीट हुए हैं सिर्फ एंटी टेररिज्म कोर्ट में, जिसकी कानून में ये लिखा है कि 1 हफ्ते में फैसला होगा। एक वक्फा लेना है मजहर, यहीं रुक जाइएगा। जी वेलकम बैक। अच्छा मजहर साहब, आपकी सारी बातें भी सुन रहे थे। बहुत इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आए हैं, बहुत इनकाउंटर स्पेशलिस्ट गए हैं। अभी वसत बता रहे थे कि जो एमक्यूएम के खिलाफ जो ऑपरेशन था उसमें जो पुलिस अफसरान थे उनका बिलाखिर क्या अंजाम हुआ। राव अनवार जाहिर है सर्वाइव किया। आपसे ही मेरी दिन में आज बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि यार इनकी रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी अच्छी थी, जो इनको असाइनमेंट दी जाती थी वो पूरी करते थे। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इनकी जो इनवल्नरेबिलिटी है कि मतलब कोई हाथ नहीं लगा सकता, इनको भी अच्छी तरह से पता है, हमें भी पता होना चाहिए था, नहीं पता था शायद, क्या इसकी एक वजह ये है कि सारी रसीदें राव अनवार साहब के पास ही हैं, कि लिटरली ही नोज वेयर द बॉडीज आर बेरिड? क्या ऐसी बात है आपकी नजर में? देखिए ज़रा सीधी सी बात है, मतलब उसको जब यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था, उसको जो MI टास्क देती थी वो कर देता था, जो ISI टास्क देती थी वो कर देता था, जो पॉलिटिकल लोग उसको टास्क दे देते थे वो कर देता था। उसके बारे में कहा जाता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर, कि आप उससे रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट दे देता है, बस बाकी काम फिर आपका है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ क्यों इस तरह के केसेस के अंजाम ये होता है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, वो हकीम सईद का केस है। हकीम सईद का केस का क्लासिकल एग्जाम्पल है कि हकीम सईद का मर्डर हुआ, नवाज शरीफ साहब कराची पहुँचे, उस वक्त के DG ISI ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब कराची पहुँचे, राना मकबूल साहब यहाँ IG थे, उनके दरमियान मीटिंग हुई और उन्होंने एक केस ला के दे दिया कि ये जो आमिरुल्लाह लड़का है इसने हकीम सईद का मर्डर किया है। जो उस वक्त के DIG कराची थे वो इसको डिस्प्यूट कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये दुरुस्त नहीं है, ये लड़का ज़रूर MQM का है, मिलिटेंट भी है और बहुत से मुकदमात में है, ये इस केस में नहीं इन्वॉल्व है। जब ऑफिशियल मीटिंग हुई गवर्नर हाउस में तो DIG कराची को उस मीटिंग से आउट रखा गया और फिर आमिरुल्लाह को नवाज शरीफ साहब ने डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पकड़ा गया है, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब ने ब्रीफिंग दी इस पर और फिर इस तरह वहाँ गवर्नर राज लग गया और जो है वो MQM के ताल्लुकात ख़राब हो गए। कोई 8-10 साल बाद आमिरुल्लाह सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया। आज कोई सवाल इन सबसे पूछे कि फिर हकीम सईद को मारा किसने, तो हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, FIR ये मेन है। जब आप प्रोसिक्यूशन ख़राब होगी, विटनेसेस जो है इस तरह के लेकर आएंगे कि जो विटनेसेस कभी हॉस्टाइल हो जाएंगे या विटनेसेस जो है वो क्रॉस एग्जामिन मारे जाएंगे। जब आप प्रोसिक्यूशन का केस ही बिल्ड नहीं होगा तो दूसरी जहाँ चीज़ें पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे वहाँ जजेस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जितने भी ये सारे मुकदमात रहे हैं, वीक प्रोसिक्यूशन, वीक इन्वेस्टिगेशन, मैनिपुलेटेड जो है चीज़ें होती हैं
और उसकी वजह से असल कातिल जो है कहीं ना कहीं बच के निकल जाते हैं। इस राव अनवार केस में 51 गवाह पेश हुए, उनमें से 7 मुनहरिफ हो गए अपने बयान से। उसके बावजूद फैसले में कहा गया है कि कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि ये भाई साहब वहाँ मौजूद थे जाए वारदात। यही उस 2 चीज़ें याद रखें, आप उठा के देख लें कराची पुलिस की क्या अदरवाइज भी हिस्ट्री। जब भी आप इतने गवाह रखेंगे आप समझ लें कि केस खराब हो गया। जब भी आप उज़ैर बलोच का केस सामने है आपके, जब भी किसी पर 50-50, 100-100 मुकदमात आप कायम करेंगे, समझ लें कि वो बरी हो जाएगा हर केस में, क्योंकि केस एक सॉलिड बनाया जाता है। अगर आपने किसी को सजा दिलवानी और आप इस बात पे कन्विंस हैं कि इसमें इन्वॉल्व है, तो हमारे यहाँ यही इशू रहा है। इसी तरह मावरा अदालत कत्ल होते रहेंगे, इसी तरह मुल्ज़िमान बचते रहेंगे, क्योंकि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और आपकी पॉलिटिसाइज पुलिस वो डिजाइन इस तरह हुआ भाई। अब ये तो ये मतलब कि ये सिस्टम मतलब भाई ये सिस्टम की नाकामी तो नहीं है ना, ये तो सिस्टम की कामयाबी है, क्योंकि यही है हमारा सिस्टम, ऐसा ही है ना। ये देखें ना, आप इसके एग्जाम्पल देख लें कि पुलिस ऑर्डर 2002 मेरे नुक्ते नज़र से, जो ओरिजिनल पुलिस ऑर्डर 2002 अगर आप कहीं उठा के पढ़ें तो मेरा ख्याल है अगर वो पुलिस ऑर्डर 2002 इम्प्लीमेंट हो जाता और खैबर पख्तूनख्वा में किसी तरह किसी हद तक इम्प्लीमेंट हुआ जब नासिर दुरानी साहब थे, उसकी जाके आप रिपोर्ट उठा के देख लें वहाँ की कि किस तरीके से पुलिस जो किस तरीके से डीपोलिटिसाइज हो सकती है। वो पूरा एक फार्मूला है उसमें 2002 के, किसी ने उसको इम्प्लीमेंट करने की दी है। इवन इमरान खान जब वजीर आजम बने तो नासिर दुर्रानी की वो बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन जब पंजाब गए और पंजाब में उन्होंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करो, तो वहाँ के ये सारे चौधरीज वगैरह इमरान खान के साथ पहुँच गए कि इस तरीके से तो आप कभी भी जो है हमारा तो पॉलिटिकल क्लाउड ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वही राव अनवार जब बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल होता है, की शहादत होती है, तो वो JIT पे साइन नहीं करता। और वो उससे मैंने पूछा कि तुमने JIT पे साइन क्यों नहीं किए? उसने कहा कि क्योंकि रहमान मलिक साहब के पास बेनज़ीर भुट्टो का मोबाइल था जो उन्होंने 2 साल तक नहीं दिया JIT को। वाह। तो बाकी लोगों ने साइन कर दिए, मैंने इस वजह से साइन नहीं किया उसको कि वो। तो अब एक कैरेक्टर है जिसने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी की हैं, जिसमें वो मानता भी है बहुत सी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अब आप सोचे ना कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि हाँ मैंने फ़हीम कमांडो को मारा है या XYZ उनको मारा है, तो आपकी रियासत खामोश है, आपकी रियासत उसे सपोर्ट करती है इस मामले में, और इसी को क्या दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी। मजहर साहब तो ये भी देखें क्लियर था उस टाइम पे जब ये SSP मलीर थे, हमें अच्छी तरह याद है कि ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। उस टाइम भी IG को ललकारते थे कि आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। तो ये तो उस वक्त क्लियर था कि वर्दी उन्होंने सिंध पुलिस की पहनी हुई थी, लेकिन वो रिपोर्ट कहीं और करते थे, और उन्हें पूरा ये एतमाद था कि उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, नहीं होगा। वो IG के डिसिप्लिन में नहीं है। देखिए हम डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, चाहे अस्करी इदारे हों दूसरे हों, कि जी चेन ऑफ कमांड होती है, ये होता है। हमने देखा कि आपने अपने जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट है उसको कैसे अंडरमाइन किया हुआ था, ये उसकी मिसाल थे। शाहजेब वो क्या आप आज IG से पूछ लें कि क्या आप SSU के किसी अफसर को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप क्या रियासत के अंदर रियासत पुलिस के अंदर पुलिस फोर्स बनी हुई है। बिल्कुल। आप उनके प्रिविलेजेस देखें जो SSU के हैं, और एक आम पुलिस फोर्स के प्रिविलेजेस देख लें। आप जाके IG से भी बात कर लें, आप दूसरों से भी बात कर लें। नहीं है जिसके अंडर पता नहीं कब से वो SSU के हेड चले आ रहे हैं, उनको नहीं चेंज कर सकते जब तक। तो आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पीछे जो इदारों के इन्फ्लुएंस होता है वही चलाती है। तो जो कुछ हो रहा है ये रियासती पॉलिसी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चाहे वो थैंक यू। मुझे याद आ रहा है कि चौधरी शरीफ साहब थे FIA के, उनके बारे में मशहूर था कि वो वजीर आजम हाउस को जवाब दें, हालांकि वो इंस्पेक्टर थे। ज़बरदस्त, यही है। तो थैंक यू सो मच मजहर अब्बास। एक वक्फा ले लें और फिर अगला मौजूद। वेलकम बैक। अच्छा, हम पाकिस्तानियों की जो सबसे प्यारी खूबी ये है कि मौत आ रही होगी लेकिन हमारी जुगटें नहीं रुकेंगी। जैसे आज का दिन ले लें,
सुबह 7 बजे से पूरे मुल्क में बिजली नहीं है, कारोबार बंद हो गए, अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं हो रहे, लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं वो बीच में रुक गए, तालीम को तो छोड़ ही दें, और जो हुआ है आप सबको पता है अच्छी तरह से। लेकिन हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बंद नहीं हुआ, बिजली बंद हो गई, सेंस ऑफ ह्यूमर चल रहा है। जैसे कि आज की जो टॉप 2 जुगटे थी वो ये थी, एक तो ये थी कि जी IMF की किस्त ना अदा करने पर IMF वालों ने पाकिस्तान की बिजली का मीटर उतार लिया है, ये भी अच्छा था। लेकिन मेरी फेवरेट ये थी कि जी देखें आखिरकार मुल्क चल नहीं रहा था, और जब कोई चीज चल नहीं रही होती तो आप क्या करते हैं, आप उसको ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं, और अगर फिर भी नहीं चली तो अगला मरहला ये है कि यार एक दफा बैटरी निकाल के दोबारा डालें। अच्छा, अब यहां तक तो चले हंसी मजाक चल रहा था, और ये एक ही खूबी है हमारी जिसकी वजह से शायद हम इस वक्त जिंदा हैं, और कत्लेआम हम लोगों ने किसी का नहीं किया। लेकिन कभी कभी मजाक और असलियत एक ही तरह हो जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। जैसे इसके बाद एक खुर्रम दस्तगीर साहब, नाम सुना होगा आपने, शायद कोई एनर्जी की मिनिस्ट्री है उनके पास, उनका एक बयान आता है कोटेड बाय AP, और AP को वो क्या कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब कि जी देखिए, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी के माह में ना बिजली की लागत कम होती है, कम इस्तेमाल होती है, तो हमने सोचा कि यार थोड़ा सा बिजली बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए हम क्यों ना रात को ग्रिड को बंद कर दें और फिर सुबह फजर के वक्त दोबारा ऑन कर देंगे, किसी को पता ही नहीं लगेगा। बंद तो कर दिया एज कोटेड बाय AP, लेकिन जब ऑन करने की कोशिश की तो हुआ नहीं। और ये बिल्कुल वैसे है कि अक्सर आपने देखा होगा कि फर्ज करें कोई शारा फैसल पे आप जा रहे हैं और सिग्नल बंद है, तो बंदा पेट्रोल बचाने के लिए ना अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर देता है, लेकिन जब सिग्नल खुलता है तो वो जिस गाड़ी नहीं चल रही, और पीछे इन दिस केस 22 करोड़ आवाम होंके दे रही है कि यार खुदाया अपनी गाड़ी हटाए। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि नून लीग वाले सारे बिल्कुल खामोश हैं इसके ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि एहसन इकबाल ने एक बहुत ही सख्त बयान दिया है पावर आउटेज पर, जरा पहले सुनिए। बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है, और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। बिल्कुल 100% नालायक है, नाअहल है, और मुल्क चलाने में कोई सलाहियत नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि ये जो क्लिप आपने देखा है ये जनवरी 2021 का है, क्योंकि ये पिछले 3 सालों में तीसरी बार इस तरह की बिजली गई है। और जाहिर है कि जब उस वक्त आपको पता है एक हाइब्रिड नाअहल फैशिस्ट किस्म की हुकूमत थी, तो ये जाहिर है इनकॉम्पिटेंस थी। और अब क्योंकि इंतहाई कॉम्पिटेंट, इंतहाई तजुर्बेकार टीम बैठी हुई है जो शहबाज स्पीड या पंजाब स्पीड पर काम कर रही है, तो इस बार ये इनकॉम्पिटेंस नहीं है यार, बस कभी कभी बंदे से गलती भी हो जाती है। क्यों शाहजेब वो सर? हाँ, सही कह रहे हैं यार, बिल्कुल आपने चुन के आपने चीज़ें निकाली हैं ज़रार। लेकिन आपको याद होगा कि हम चंद महीने पहले अक्टूबर में भी हम यहीं बैठे थे, उस वक्त भी एक जुज़वी ब्रेकडाउन हुआ था, और हमारे एक एक्सपर्ट हैं वाजिद अली चट्ठा साहब, जिनकी नज़र होती है पाकिस्तान में पैदावार और तरसील के मामलात पर। तो आज फिर हमने उनसे रब्ता किया कि बताएं, वो तो जुज़वी था, ये तो मुल्क गिर था, इतना लंबा चला, गो के अभी थोड़ी थोड़ी बिजली रिस्टोर होना शुरू हुई है, लेकिन इसकी वजह क्या रही? तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। ओवरऑल इन जनरल भी और विंटर्स में स्पेशली होता क्या है कि आपकी जो जनरेशन है मोस्टली वो साउथ से होती है, और आपका जो लोड सेंटर है वो प्राइमरीली नॉर्थ में है। साउथ में इसलिए होती है विंटर्स में कि आपकी जो कैनाल क्लोजर की वजह से हाइडल जो है वो भी मिनिमम लेवल पे आ जाता है, और LNG या गैस की शॉर्टेज की वजह से LNG से जनरेशन कम होना शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू शिफ्ट टू जो आपके न्यूक्लियर के प्लांट्स हैं और जो आपके कोल के लोकल और इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स हैं उस पर। तो सेम वाज द केस हेयर, समवेयर अराउंड कोई 10 से 11,000 मेगावाट जनरेशन चल रही थी, उसमें कोई 25% जो है वो न्यूक्लियर से थी, और बाकी लोकल कोल और इम्पोर्टेड कोल से प्राइमरीली। तो टोटल मिला के कोई तकरीबन 60 to 65% जनरेशन जो है वो आपकी साउथ से थी, उसमें आप विंड भी शामिल कर लें। तो उसमें होता ये है कि आपका जो ग्रिड की कनेक्टिविटी है नॉर्थ और साउथ की, वो किसी जगह पे डिसरप्ट हुई है, और उससे क्या हुआ है कि आपके जो साउथ के प्लांट्स हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए लोड सेंटर से। तो जो साउथ वाले प्लांट्स हैं उनसे सडनली लोड कम हुआ, तो वो ओवर फ्रीक्वेंसी पे ट्रिप हो गए हैं, और जो आपके नॉर्थ वाले प्लांट्स थे, जो बाकी इधर थोड़े बहुत प्लांट्स चल रहे थे, उन पे ऑल ऑफ ए सडन लोड बढ़ा, तो वो अंडर फ्रीक्वेंसी पे, यानी उनके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होगी, तो वो ट्रिप हो गए।
तो दिस वाज द की रीज़न कि जिसकी वजह से ये आज ट्रिपिंग आई, ये जो लाइक आप समझ लें कि मेन जो आज की ट्रिपिंग की रीज़न है वो है। तो बज़ाहिर सर्दी से इसका है ताल्लुक। एक लतीफ़ा आखिर में मैं सुना देता हूँ। हम आप ये सोच हुए हैं कि बिजली नहीं थी इसलिए लोड शेडिंग हो गई। पिछले 20 साल में यही एक था ना। बहुत ही जोश के साथ जो हुकूमत थी 2013 से लेके और 2017 तक, उसने जनाब 64% इजाफा किया, धड़ाधड़ 22,000 मेगावाट से 35,000 मेगावाट बिजली पैदा कर दी, जो कैपेसिटी है हमारी। और लेकिन हमारी जो कौमी खपत है वो सर्दियों में 10,000 और मैक्सिमम जो गर्मियों में 24,000 मेगावाट बिजली है। अब बाकी बिजली का क्या करें? बाकी बिजली के भी ज़ाहिर है पैसे तो देने IPPs को, तो वो सर्कुलर डेब्ट का मसला है। अच्छा, वजूहात क्या बताते हैं? ट्रांसमिशन सिस्टम, बिजली तो पैदा कर दी 35,000 मेगावाट, अब 10,000 मेगावाट अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम पुराना है। धुंध की वजह से लाइंस में नमी आ जाती है, इसलिए कि वो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने की हैं। फ्रीक्वेंसी और बाज़ औक़ात जो है मैचिंग नहीं होती, ब्ला ब्ला ब्ला। गोया मुख्तसर ये है कि कुर्ता नया ख़रीद लिया है, पाजामा फटा हुआ है। बिल्कुल, ये भी एक तो ये बार बार इसी का यही शाखसाना है इसका कि हम क्यों अंधेरों में बैठे हुए होते हैं। सबसे मजेदार बात है ना, मजेदार बात इसमें ये है कि अब देखिए जाहिर है कि अभी ये साहब चट्टा साहब कुछ और कह रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब का जो कोट मैंने देखा है उसमें कुछ और कह रहे हैं। अगर वाकई थोड़े से पैसे बचाने के चक्रों में थे ना यार, तो ठीक ठाक महंगा पड़ा है। हाँ, आज तो बिलियंस ऑफ रुपीस का पूरा दिन, आज ये पूरा मुल्क चला है डीजल और जनरेटर पर सर। हाँ। वो जो कोशिश हो रही थी बिजली बचाने की, हाँ वो जी, जहां तक मैंने सुना था कि ये हम बाहर से मंगवाते हैं, और ये भी मैंने सुना है, इन्हीं गुनहगार कानून ने सुना है कि शायद हम डॉलर में पैसे देते हैं चीजों को। बिल्कुल, तो बिल्कुल यार, जैसे कहते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फूलिश। हम अपने आखिरी हुक्मरानों को सलाम पेश करते हैं और इसी पॉजिटिव नोट पे आज का प्रोग्राम भी खत्म।